कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? अब देखिए, कीवर्ड समझना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन का। कीवर्ड देश के शासन के लिए आधारभूत है, फंडामेंटल टू इंडियन गवर्नेंस। फंडामेंटल टू इंडियन गवर्नेंस की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है? फंडामेंटल टू इंडियन गवर्नेंस के लिए कौन है? मूलाधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, उपरोक्त सभी, यानी इन सबको शामिल करेंगे या इनमें से किसी एक को शामिल करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, क्या उत्तर होगा? जो लोग लाइव आ चुके हैं उत्तर देने की कोशिश करें। यस, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। मैं इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं आपको। फंडामेंटल टू इंडियन गवर्नेंस के लिए अब आ जाइए, अनुच्छेद 37 को पढ़िए ध्यान से। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग के तहत, इस भाग का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी प्रिंसिपल, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी राज्य को निर्देशित कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। समझिए, अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। जैसे कि मूलाधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में चले जाएंगे कि देखो भाई, हमारे इस मूलाधिकार को लागू नहीं किया जा रहा है, इसका अतिक्रमण हो रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर किसी नीति निर्देशक तत्व का वायलेशन होता है तो फिर आप उसे न्यायालय में जाकर के केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन नीति निर्देशक तत्वों को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जैसे इसमें आर्टिकल 39 की अगर आप बात करें तो उसमें क्या कहा है कि भाई राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि सबको काम मिले। अब आप कहेंगे कि भाई मैंने तो एमएससी कर ली है, या मैंने पीएचडी कर ली है, या मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, तो अब मुझे नौकरी दीजिए, और मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो आर्टिकल 39 का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है, और आप सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गए। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा? सरकार से कहेगा कि भाई नौकरी दो। सरकार कहेगी मेरे पास है ही नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं कहां से दूं भाई? राइट, दिस इज द थिंग्स। तो ध्यान से आप समझिएगा, भाग 3 के जो प्रावधान है मूलाधिकार, उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, यानी राज्य को केवल इतना ध्यान रखना है कि उनका अतिक्रमण न करे। लेकिन भाग 4 है जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी विषय वस्तु को इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है। इसीलिए यह कह दिया कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरे, लेकिन इसी में यह कहा है, लेकिन ये देश के शासन के क्या हैं? मूलभूत हैं। देश के शासन के मूलभूत हैं, फंडामेंटल ऑफ इंडियन गवर्नेंस, ये लिखा हुआ है। जब ये बात लिखी हुई है तो आपका किसको टिक करेंगे? केवल सी को टिक करेंगे। आंसर हो जाएगा सी, यानी नीति निर्देशक तत्व। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है उन लोगों का उत्तर हो गया गलत। सही उत्तर क्या होगा इसका? नीति निर्देशक तत्व, यानी देश के शासन के आधारभूत हैं, फंडामेंटल ऑफ इंडियन गवर्नेंस। वेयर एक्ट उठाइए बेटा, ठीक है? मनमाने तरीके से कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यह संविधान की मूल प्रति है। और जरा आ जाइए इस मूल प्रति में, अनुच्छेद 37 को आप पढ़िए। अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है? मैंने अभी आपके सामने व्याख्या भी कर दी है उसकी, लेकिन जरा इसको और ध्यान से आप समझिए। 37, ये वेयर एक्ट आप मेरे साथ रखा कीजिए। जब मेरी क्लास में आप आया करें तो ये आपके साथ होना चाहिए। देखिए,
एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट, द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेड डाउन आर नेवरदीलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, यानी मूलभूत हैं। ये क्या है? मूलभूत। यानी इसका मतलब यह है कि जब अब मूलभूत हैं तो फिर तीसरी बात क्या कही है कि आपकी यह जिम्मेदारी बनती है, यानी राज्य की, कि जब वो कानून बनाए तो भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं इन्हें उन कानूनों में शामिल करे। जब वो लोकनीति बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों को उनमें शामिल करे। यानी आपके कानून और आपके नीति निर्देशक तत्व, आपके कानून और आपकी लोक नीतियों की विषय वस्तु में ये भी होने चाहिए। ये देश, यानी क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये देश के शासन के मूलभूत हैं। देश के शासन के मूलभूत क्यों हैं? क्योंकि ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, क्योंकि ये समतामूलक सामाजिक आर्थिक ढांचे के निर्माण से संबंधित हैं। समतामूलक, राइट ना? आर्टिकल 39 की धारा ख और ग क्या कह रही है? राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि लोकहित में संसाधनों का समुचित वितरण हो, और राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि लोकहित के विरुद्ध संसाधनों का संकेंद्रण न हो। यानी जो मटेरियल है, यानी फिजिकल जो रिसोर्सेज हैं, उनका पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट सेंट्रलाइजेशन न हो, और पब्लिक इंटरेस्ट में उसका क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जैसी बात, जब इस तरह की बात होगी तो ये देश का मूलभूत इसीलिए तो होगा। आर यू गेटिंग द थिंग्स? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? सी होगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा? राज्य की नीति के निदेशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ जाइए। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट हैं। क्या क्या स्टेटमेंट है? ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब मैंने पीछे व्याख्या कर दी है और उस व्याख्या के आधार पर भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और आप तैयारी तो पहले किए हुए हैं तो उस आधार पर भी आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या उत्तर होगा इसका? ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। इसीलिए तो देश के शासन के मूलभूत घोषित किए गए हैं। अब अजय, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह बात आर्टिकल 37 में लिखी हुई है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो बी भी स्टेटमेंट सही है। अब जरा इसको पढ़ लीजिए, यहां क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। तो सही है की बात आ रही है, तो दोनों ही सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख किया गया है? राइट। तो संविधान के उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। फटाफट आंसर दीजिए, वैसे आंसर आ चुके हैं हमारे पास। राइट। तो आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, बी आंसर हो जाएगा। और बी आंसर में कहां है? आ जाइए, अनुच्छेद 51 कहता है। और क्या कह रहा है अनुच्छेद 51? कि राज्य, इसमें क्या कहा है? राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए, यानी शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा। तो शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कैसे होगी भैया? राइट नाउ, तो इसके लिए जरूरी क्या है आपका भाई? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कब होगी? राइट नाउ, जब आप यानी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का और संधियों का अनुपालना करेंगे। राइट नाउ, मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके रखेंगे। राइट। और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उन विवादों का मध्यस्थता के माध्यम से आप निपटारा करेंगे। तो ये आपकी लोक नीति यानी आपकी विदेश नीति का मूल आधार है आर्टिकल 51।
तो चलिए बी आंसर हो गया इसका। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान, निम्नलिखित में से डेफिनेट आ जाइए, राज्य आय, परिस्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के लिए काम करेगा। यह बात बिल्कुल सही है। और ध्यान दीजिएगा 42वें अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 38 में कुछ अमेंडमेंट किया गया था। आर्टिकल 38 में यह कहा गया था मूलतः कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि देश के जितने भी राष्ट्रीय स्तर, जो देश के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो सामाजिक, आर्थिक, न्याय, राजनीतिक न्याय के आधार पर काम करें। ठीक है, तो फिर 38वें संशोधन से उसको तो धारा 1 कर दिया और फिर धारा 2 जोड़ करके उसमें लिख दिया, क्या लिखा कि राज्य इस तरह से कार्य करे कि आय, परिस्थिति, सुविधाओं और असमानता की जो अवसर हैं राइट नाउ, यानी अवसरों की जो असमानता है उसको कम करे, क्योंकि ये जो असमानता है यही शोषण का आधार बनती है। तो ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा हो गया। सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के लिए अधिकार सुरक्षित करे, तो यह बात भी आर्टिकल 39 में लिखी हुई है, स्पष्ट तौर पर है ये आर्टिकल 39 में। अब आ जाइए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोत्साहन दे, तो यह भी 42वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? 39 का। तो यह भी नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा हो गया। अब है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कोशिश करे, तो यह भी आपके संविधान का हिस्सा है। यानी ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं ये चारों के चारों, और आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न किया जाता है, इसलिए सभी आर्टिकल्स की विषय वस्तु आपको शब्दशः पता होनी चाहिए। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक शब्दशः पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। प्रीति सिंह, मुझे समझ में आ गया, आपका कमेंट आपने पहले भी किया। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जरा विचार करो क्या क्या होगा। यह केवल विधायी मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश हैं। किसमें? विधायी मामले में। क्या यह कथन सही है? गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये दोनों कथन दिए हुए हैं और प्रश्न कर रहा है कि कौन सा कथन सही है, यानी सही की बात कर रहा है ये। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं या इनमें से कोई एक कथन सही है या दोनों ही कथन गलत हैं? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, उत्तर आ गया है, हम भी इस पर बात कर रहे हैं। आइए देखिए, ये केवल विधायी मामलों में राज्यों को संवैधानिक निर्देश हैं। केवल विधायी मामलों में क्या है? आ जाइए, अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 37 कह रहा है कि जब राज्य विधि निर्माण के लिए कदम उठाए, किसके लिए? विधि निर्माण के लिए कदम उठाए तो इस भाग में उल्लिखित सिद्धांतों को शामिल करिए। यह बात किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 37 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 37 की 3 बातें हैं। पहली बात क्या है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरी बात है यह देश के संविधान यानी देश के शासन के मूलभूत हैं। तीसरी बात कही है कि जब राज्य कानून निर्माण के लिए या विधि निर्माण के लिए कदम उठाए तो इन सिद्धांतों को उसमें शामिल करे। तो यह क्या हो गया? विधायी मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश हो गया। यह इसका इंटरप्रिटेशन है, यानी इसी बात को इस तरह से लिख दिया है आपसे। पॉइंट की क्लैरिटी है? तो यह फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब आइए दूसरा, गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। आप देखेंगे 48 को आप ध्यान, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा। क्या? देखिए, मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं, तो यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है।
ये कैसे हैं? नकारात्मक। नकारात्मक क्यों हैं? क्योंकि ये राज्य को निर्देशित, ये राज्य से कहते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इससे संबंधित हैं। यानी राज्य ऐसी कोई अनुच्छेद 13 की धारा, अनुच्छेद 13 की धारा 2 क्या कह रही है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मूलाधिकारों का उल्लंघन करती हो, यानी उन्हें न्यून करती हो, छीनती हो। और यदि राज्य ऐसी कोई विधि बना देता है तो असंगत होने की सीमा तक उसे शून्य माना जाएगा। तो हो गया नकारात्मक कैरेक्टर इसका, राइट। तो इसलिए यह क्या हो गया? गलत हो गया। जबकि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत नकारात्मक अवधारणा है, तो यह भी गलत है। यह गलत कैसे हो गई कि अनुच्छेद, यह भी गलत बात है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? जरा आ जाइए। गलत इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 37 कह रहा है कि राज्य जब विधि निर्माण के लिए कदम उठाए, किसके लिए? विधि निर्माण के लिए कदम उठाए तो इन्हें शामिल करे। तो जिस चीज को शामिल करने का निर्देश दिया है तो उसकी प्रकृति कैसी हो गई? सकारात्मक। और वहां क्या कहा है? यानी यहां कंपैरिजन होगा 13 का और 37 का। 13 कह रहा है कि भाई मूलाधिकारों को उल्लंघन करने वाली विधि नहीं बनाओगे, और 37 कह रहा है कि जब आप विधि बनाओगे तो नीति निषेध तत्वों को शामिल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट तो इसने शीर्षासन करा दिया, उल्टा कर दिया। होना क्या चाहिए था? मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं जबकि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत सकारात्मक हैं। तो यह स्टेटमेंट तो गलत हो गया। चलिए, मौलिक अधिकार नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य हैं, राइट नाउ। तो यह बात मौलिक अधिकार के लिए नहीं है, यह बात किसके लिए? नीति निषेध सिद्धांत के लिए। यानी मौलिक अधिकार के लिए ये जो बात कही है, यह बात किसके लिए है? नीति निषेध सिद्धांत के लिए है। नैतिक है, नैतिक बल जुड़ा हुआ है कि राज्य के शासन के मूलभूत हैं, फंडामेंटल डिक्लेयर कर दिया भाई, सामूहिक हितों की बात कर रहा है ये। जबकि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के पास कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो कानूनी मान्यता प्राप्त भैया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? कानूनी मान्यता किसको है? मूलाधिकारों को, इनको थोड़ी नहीं है। आर्टिकल 37 क्लियर कह रहा है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूलाधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अनुच्छेद 32 स्पष्ट कह रहा है इस बात को, राइट, कि अगर आपके किसी अधिकार का अतिक्रमण होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने का आपका अधिकार होगा, राइट। और फिर न्यायालय से कहा है, सर्वोच्च न्यायालय से, कि आप निर्देश जारी कीजिए या जरूरत पड़े तो आदेश जारी कीजिए, और जरूरत पड़े तो 5 प्रकार की रिटों में से कोई रिट जारी कीजिए आप, राइट। तो यह गलत हो गया। आइए, मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। किसको? व्यक्ति के कल्याण को। तो जाहिर सी बात है कि यह एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हो गए। मूलाधिकार एक प्रकार से एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हुए, तो इसका मतलब ये व्यक्तिगत कल्याण के लिए डेडिकेटेड हैं, व्यक्तिवादी हो गए। ये क्या हो गए? इंडिविजुअल के विकास की बात कर रहे हैं ये। आ जाइए, जबकि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। 100% सही है, राइट नाउ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? सही हो गया। अब आइए, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को बिना किसी कानून की आवश्यकता के स्वतः लागू किया जा सकता है। नहीं भाई, नीति निषेध सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार को विधि बनानी पड़ती है, राइट नाउ। अब आपने आर्टिकल 39 क में जोड़ दिया कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होगी। तो इसके लिए क्या किया है? 1988 में आपने नालसा एक्ट पारित किया है ना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, राइट नाउ। तो उसके तहत आपने कानूनी सहायता का प्रोविजन किया है और उसमें नालसा भी है, राइट नाउ। और फिर पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट। तो सोशल जस्टिस में आप पढ़ते हैं उसको, सोशल जस्टिस के तहत। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। जबकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। नहीं भैया, वो तो अपने आप इंप्लीमेंटेड हैं। आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया था कि मूलाधिकारों को लागू करने के लिए कानून की भी जरूरत है। तो भैया, जो इम्परफेक्ट हैं, यानी जो पूर्ण नहीं है, उनके लिए कानून की जरूरत पड़ रही है। बाकी वो सेल्फ क्या हैं? एनफोर्स्ड हैं वो, राइट ना। उनको एनफोर्स करने के लिए अलग से किसी लॉ की जरूरत नहीं है। हां, उसकी पूर्णता के लिए लॉ की जरूरत है। जैसे अनुच्छेद 17 हो गया, अनुच्छेद 21 का हो गया,
राइट नाउ, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हो गया, किसके तहत, अनुच्छेद 22 के तहत, इस तरह की जो, या आर्टिकल 16 हो गया कि महिलाओं के लिए आप कुछ अलग से प्रावधान कर रहे हैं, बच्चों के लिए अलग से प्रावधान कर रहे हैं, या SC ST के लिए अलग से आप कुछ प्रिविलेज दे रहे हैं, राइट नाउ, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तो इसके लिए राइट नाउ पूर्णता के लिए है वो, राइट नाउ, लेकिन मूलतः ये क्या है, सेल्फ एनफोर्स्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, स्टेटमेंट केवल सी सही है। पॉइंट की क्लैरिटी है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पॉलिटी पढ़ी हुई है, अगर आपने सेल्फ स्टडी भी की हुई है ना, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण है। पूरी पॉलिटी आपकी बाइंड अप हो जाएगी 395 आर्टिकल तक। राइट नाउ, यूपीएससी 26 मई को और यूपीपीसीएस जो जुलाई में होगा उसके लिए तो अब आपके लिए रामबाण साबित हो गई ये क्लास, क्योंकि ये क्लास तो अभी 4-5 क्लास हुई है मेरी, तो यूपीपीसीएस के लिए तो पूरा नहीं हो पाता ये। लेकिन अब आपके लिए एक फायदा ये मिल गया कि पॉलिटी का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा यूपीपीसीएस के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो इस क्लास का ये लाभ है, इस लाभ को उठाइए, अच्छे से उठाइए, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ जाइए, क्या विचार करना है और फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आंसर दीजिए। ओके, 7 का ए, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी। भारतीय संविधान के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जरा बताइए, उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, न तो यह सही है और ना ही यह सही है। क्यों नहीं है, अब समझ लीजिए इसको। इसलिए नहीं है कि भारतीय संविधान गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता यानी अनुच्छेद 39 का यह जोड़ा गया है 42वें संशोधन से, 42वें संशोधन से। और यह किसमें है? नीति निर्देशक तत्वों में है। किसमें है? नीति निर्देशक तत्वों में है। अब आप बताइए, यहां बोल रहा है कि मौलिक अधिकार, राइट? तो नहीं भाई, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, तो 37 में क्लियर बोल दिया है ना कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो दो बातें हो गई, एक तो मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, दूसरा आप न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बता रहे हैं। तो ये तो दोनों ही बात गलत हो गई ना। अनुच्छेद 37 भी इसका स्पष्ट कह रहा है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये मौलिक अधिकार में नहीं आते हैं, नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। है कैसे नहीं है? आप चले जाइए 48 को ध्यान से पढ़िए, राइट? तो इसीलिए इसको गांधीवादी, अभी आप पीछे पढ़े थे कि ये गांधीवादी नीति निर्देशक का सिद्धांत है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही न तो एक सही है और ना ही दो सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए और बेटा सेशन को शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए, एक आईडी आ गई है, फटाफट रिवीजन सर बिहार पीसीएस के लिए। फटाफट रिवीजन बेटा, या बेटा हो या बेटी हो, बिहार पीसीएस के लिए भी ये रामबाण है। क्योंकि जब आप इस लेवल की तैयारी कर चुके होंगे तो क्या कोई कारण नहीं बनता है कि आप सिलेक्शन ना पा पाए, राइट? और बिहार पीसीएस की एग्जाम वो लोग नहीं दे रहे हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बिहार पीसीएस का एग्जाम देंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूपी पीसीएस का भी एग्जाम देंगे। और जो यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं वो आरपीएससी का भी एग्जाम देंगे, वो एमपीपीएससी का भी एग्जाम देंगे। तो कंपटीशन यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से हैं, ये ध्यान रखिएगा।
और उनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लेवल पर अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो कंपटीशन से आप बाहर हो गए बेटा। समझ में आया ना? तो इसलिए लेवल यूपीएससी वाला ही मेंटेन करके चलिए, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप यूपीपीसीएस की कर रहे हो, यूपीएससी के लेवल पर तैयार हो जाइए और फिर फोकस कीजिए आप स्टेट पीसीएस पर, तो सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में होगा। और अगर केवल स्टेट लेवल पर ही फोकस करते रहे तो जो यूपी, अब आपके प्रश्न के उत्तर में, जैसे अगर मान लीजिए इसी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं तो आपने बीपीएससी लेवल पर क्या है कि अरे यार इस तरह से प्रश्न आ रहा है, लिख कर लिया आपने। लेकिन जो यूपीएससी लेवल पर तैयारी होती है उस पर मेंस लेवल की तैयारी क्या होगी, राइट? और मेंस पढ़ाने वाले लोगों की संख्या मुट्ठी भर है, गिन लीजिए उंगलियों पर, राइट नाउ। ये यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेज आपकी भरी पड़ी है ना, या जो एप्लीकेशन पर क्लासेज चल रही है ना, राइट नाउ, इनसे पीटी पास कर सकते हैं। मेंस के लिए दम नहीं है कि आप मेंस के प्रश्नों का उत्तर डिस्कस कर सकें या मेंस को आप समझ सकें। हवाई नहीं लगती है स्टूडेंट को, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या आरपीएससी हो। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिजल्ट बता रहा है, आप रिजल्ट उठा करके देख लीजिए। यानी अभी जो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम चला है ये, और इससे पहले वाला सिस्टम जो ऑफलाइन वाला था, दोनों का कंपैरिजन करके आप देख लीजिए, क्वेश्चन यानी आंसर्स के लेवल को लेकर के और अंकों के लेवल को लेकर के। आर यू गेटिंग द थिंग्स? हम लोगों के मतलब जब 2010 तक का या 2012 तक का रिकॉर्ड देखिए, राइट नाउ 55% तो मिनिमम लेकर के चलते थे, टारगेट 55 पर सिलेक्शन होता था यूपीएससी में। और आज आप देख रहे हैं कि 55 कहां है? 55 अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा 55% अंक के लिए। आज की तारीख में 45% पर सिलेक्शन हो रहा है, 48-49% पर तो टॉपर निकल रहे हैं यूपीएससी में। अरे समझ में आ रहा है ना? तो मेंस में पकड़ ही नहीं है, केवल क्या हो रही है, लक्ष्मीकांत की वोमिटिंग हो रही है, कट एंड पेस्ट हो रहा है, गूगल कट एंड पेस्ट हो रहा है, मोटिवेशनल स्पीक। अरे यार टीचर का मोटिवेशनल सुन करके, अरे मोटिवेशन यार टीचर में थोड़ी नहीं है, टीचर के मोटिवेशनल स्पीक में थोड़ी नहीं स्पीक है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आप हैं। जरा आप देखिए आप किस बैकग्राउंड से आए हैं। आप एक बार नजर डालिए अपने परिवार पर कि आपके परिवार की कंडीशन क्या है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके परिवार में करोड़ों का ट्रांजैक्शन चल रहा हो। यानी हम और आप उस वर्ग से आए हैं जो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बॉटम से लेकर के टॉप तक कोई भी आईएएस लेवल की तैयारी हो। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा कभी आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हुए देखा है? रेयरेस्ट केस होगा, क्योंकि उसे पता है कि काहे इतने माथापच्ची करनी है, एक एम्पायर खड़ा हुआ है, इसी पर बैठ करके लोगों से गवर्न करता रहूंगा। राइट नाउ दैट इज द थिंग्स। तो भैया ध्यान से आप समझ लीजिए, अपनी परिस्थितियों को देखिए। और ये 3-4 साल का समय है, अगर ये रील्स में मोटिवेशन में गया ना, अंगूठा हिलाते हिलाते 10 सेकंड में, तो जिंदगी झंड है, कुछ नहीं है उसमें, खत्म हो जाएगा कहानी। राइट नाउ। और अगर इस दौर में टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ गए, राइट, रिवीजन अच्छा कर गए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को आपने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और अपनी तैयारी को निखार दिया, तो पीढ़ियां बदल जाएंगी भैया, आपकी पीढ़ियां। आप अपनी तो बात छोड़िए, आप अपनी पीढ़ियों को बदल देंगे। राइट नाउ उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के भाग 4 में के अंतर्गत देखा जाता है? भाग 4 में, तो भाग 4 में कौन है भाई? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है आपके मूलाधिकार। आपको अच्छी तरह से पता है ये बात। तो नीति निर्देशक तत्व की बात हो गई। अब जरा समझ लीजिए कौन कौन है इसमें। प्राकृतिक वातावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं, की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दिखाना। एक तो ये स्टेटमेंट है। तो क्या यह नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? आ जाइए। प्रारंभिक शैशव अवस्था की देखरेख, जब तक के सभी बालक 6 वर्ष की आयु पूरी न कर लें तब तक उन्हें शिक्षा प्रदान करना। क्या यह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? फटाफट आंसर दीजिए। कौशिंद्र कुमार, यस सर, सर मेरे साथ ये हुआ है। देख लीजिए बेटा, मैंने कौशिंद्र बताया है कि अभी जितनी भी यूट्यूबर हैं, जो भी एकदम मतलब धड़ 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 AK-47 चलाते रहते हैं, राइट नाउ, तो भैया उससे पीटी के लिए थोड़ा सा ग्राउंड बन जाएगा।
लेकिन मेंस में कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है मेंस में, लिखित में ले लीजिए। ठीक है, प्रारंभिक शैशव अवस्था की देखरेख और जब तक कि सभी बालक 6 वर्ष की आयु पूरी न कर लें तब तक उन्हें शिक्षा प्रदान करना। जरा बताइए इसमें से क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए आंसर दीजिए बेटा, 8th का बी बी बी, यानी बी पर गए हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं? नहीं, ये आपका गलत है। ये गलत कैसे हो गया? गलत ऐसे हुआ है, प्राकृतिक वातावरण जिसके अंतर्गत वन और वन्य जीव शामिल हैं की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना, केवल इतनी बात लिखी हुई है। आ जाइए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। देखिए ये रहा, ये है आपका 48 का। आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये 48 का में है, तो 48 का में क्या लिखा हुआ है? ये रहा कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। यह जो बात लिख दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर प्राकृतिक वातावरण लिखा हुआ है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक वातावरण नहीं है, पर्यावरण का संरक्षण है। किसका? पर्यावरण लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके अंतर्गत वन और वन्य प्राणी यानी झील और नदी भी नहीं लिखा हुआ है। राइट ना, इसके अंदर देखिए फैक्ट वेस्ट है ये। तो ये कहां पर है? ये है आपके मूल कर्तव्यों में। किसमें? मूल कर्तव्यों में है ये। और मूल कर्तव्यों में आप देखेंगे 51 का जो जी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है ये। किसमें? जी में। आ जाइए 51, यानी ये संविधान का भाग 4 क है और ये भाग 4 है। ये तो 4 की बात कर रहा है और ये बात भाग 4 क में लिखी हुई है। और आ जाइए जी, राइट, यानी जी क्या कह रहा है? जी कह रहा है ये रहा, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड बिल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो ये बात, ये पूरी जो शब्दावली है ये मूल कर्तव्यों में 51 के तहत जो जी है उसमें ये बात लिखी हुई है। और ये कहां है? भाग 4 क में है। ये 4 में नहीं है, 4 क में है, 42वें संवैधानिक संशोधन से जो अंतः स्थापित किया था। अब आ जाइए जरा सेकंड वाला पोर्शन कि शैशव अवस्था की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है, ये रहा अनुच्छेद 45। क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 45 में स्पष्ट ये बात लिखी हुई है। तो अनुच्छेद 45 तो भाग 4 में है ही, तो केवल 2 होगा, सी आंसर होगा इसका। क्या होगा? सी आंसर। यानी इस तरह के प्रश्न आपसे अक्सर करके पूछे जाते रहते हैं। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कौशलेंद्र कुमार सर ऑप्शनल में मेंस हिस्ट्री लिया है। वेरी गुड बेटा, ऑप्शनल आप जो भी रखे हैं उस पर आप अच्छी तैयारी कीजिए। हम ऑप्शनल के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी ही आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस। राइट नाउ ये, और न केवल यूपीएससी के लिए बल्कि ये जो सेगमेंट होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूजीसी, नेट और जेआरएफ के लिए भी होगा। तो उस पर अंडर प्रोसेस हैं चीजें। हैंड रिटन नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं जो सबको मिलेंगे। यूपीएससी को लेकर के भी हैंड रिटन नोट्स तैयार करवा रहा हूं मैं खुद, यानी मैं बोलता जा रहा हूं और स्टूडेंट है राइट नाउ वो आपका लिखता चला जा रहा है। तो आपके लिए मेरे द्वारा तैयार करवाए गए, किसी से ऐसे नहीं कि उठा करके हो गया, वो हैंड रिटन नोट्स भी आपके तैयारी के प्रोसेस में हैं, ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं। तो बहुत जल्दी पूरी तैयारी के साथ आप लोगों के सामने आने वाले हैं। अभी इस सेशन का आनंद लीजिए। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है,
और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए। ऑफलाइन में भी मेंस की वो तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जिगीसा आईएएस का जो ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए ऑनलाइन आपको मेंस की शानदार तैयारी करवाएगा। 25 साल का एक्सपीरियंस राइट नाउ ये एक गुण के रूप में स्थापित हो जाता है। एक्सपीरियंस एक व्यक्ति के गुण के रूप में स्थापित हो जाता है। इस एक्सपीरियंस का लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। आप बस जुड़े रहिए और इस चैनल के विस्तार में अपना योगदान दीजिए। बस इतनी ही आपसे अपेक्षा है, बाकी आप आनंद लीजिए सेशन का। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और अगर उनको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही है, इस चैनल पर आपको लग रहा है कि ये काम आपके लिए है, आपके समर्पित है, आपके लिए फ्रूटफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस अपने दोस्तों में भी इसकी चर्चा कीजिएगा, उनसे भी इस बात को कहिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता है? अब ये फिर एक प्रश्न बन गया नए तरीके से, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की उपयोगिता क्या है राइट नाउ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी दे दीजिए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से ही मेरा ये दृष्टिकोण रहा है कि हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो शुरू से पीड़ित है। एक तो उसकी आर्थिक दशा, ऊपर से जो हिंदी मीडियम में क्लासेज हो रही हैं, चूंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूं तो मुझे अच्छे से पता है राइट नाउ। जाके फटे न बिबाई वो क्या जाने पीर पराई राइट नाउ। जो धूप से व्याकुल होकर के आता है वही जानता है कि पेड़ की छांव का महत्व क्या होता है। तो हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो काफी पीड़ित होता है। पीड़ित इन द सेंस कि रिसोर्सेज के लेवल पर भी उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, प्लस उसकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं वहां। लेकिन इंग्लिश मीडियम के साथ ऐसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो ऐसे समझिए जैसे कि हाथ में चांदी का चम्मच लेकर के हैं, यानी उनके पेरेंट्स ने उनसे ज्यादा मेहनत की है प्राइमरी से लेकर के और अप टू होमवर्क कराने में। तो और प्लस उनके लिए इंस्टीट्यूशन ऑल भी हैं। तो मैंने अपने आप को डेडिकेटेड किया हुआ है हिंदी मीडियम के लिए। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा पहलू भी है। तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में मेरी कोई कमजोरी है राइट नाउ। पैरेलल मेरी क्लास जा चुकी हैं, किस पर, एप्लीकेशन पर। जो लोग यहां पर होंगे उन्हें पता है। और ऑफलाइन में भी मैं आपके इंग्लिश मीडियम में पिछले 4-5 साल से लगातार डिलीवरी हो रही है और पहले भी ऐसा नहीं है। तो उनके लिए मैं अलग से सेशन लाने का प्रोग्राम बना रहा हूं। इस सेशन में हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी के लिए है तो हिंदी के लिए डेडिकेटेड रहना चाहिए। इंग्लिश के लिए हम अलग से काम करेंगे, उस पर भी हम लोग सेशन लेकर के आएंगे, इंग्लिश को भी। ठीक है। बादल, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड। नमस्ते सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू बेटा। आप लोगों के लिए बस आपको लाभ मिलना चाहिए। अब 50 साल की उम्र हो गई तो इस उम्र में जो भी ज्ञान और अनुभव है वो आपके काम आए। प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य यही है। बाकी रही वित्तीय मामले, तो जब आप व्यक्ति काम करता है तो वित्त तो पीछे जुड़ा ही हुआ है, वो तो ऑटोमेटिक आता ही है, उसकी सोचने की आवश्यकता थोड़ी नहीं है। मूल बात फोकस इसका है कि आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कीजिए राइट नाउ। तो मैं अपने उत्तरदायित्व पर फोकस हूं। चलिए, निम्नलिखित में से क्या नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता है, जरा बताइए। ये भारतीय संघ के सभी प्राधिकृत क्षेत्रों के लिए निर्देशों के दस्तावेज के समान हैं। अब ये एक स्टेटमेंट आ गया, इस पर वन लाइनर क्वेश्चन भी बनता है आपसे। निर्देशों के दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यह बात किसमें लिखी हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में यह था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपसे पूछा भी गया है कि नीति निर्देशक तत्व किस अधिनियम के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से अभिप्रेरित हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आया है। फिर प्रश्न बना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि नीति निर्देशक तत्वों के समकक्ष है, वो किस अधिनियम का हिस्सा रहा है, इस तरह से भी प्रश्न बना है। एक प्रश्न ऐसे भी बना है कि नीति निर्देशक तत्व समकक्ष हैं और फिर उसमें दे दिया, फिर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस और भी उसमें 2-3 विकल्प दे दिए हैं, इस तरह से भी प्रश्न बना है।
तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसको नोट कर लेना बेटा। राइट नाउ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके इक्विवेलेंट है, आपके नीति निर्देशक तत्वों के लगभग। राइट नाउ और भारत का, और ये किसमें, भारत शासन अधिनियम 1935 में जैसे उसमें निर्देश दिया गया है राज्य के लिए, राइट, वैसे ही ध्यान दीजिए विषय वस्तु को लेकर के एक समान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि उस समय कल्याणकारी राज्य की बात थोड़ी नहीं होगी। भारत शासन अधिनियम 1935 में कल्याणकारी राज्य की बात थोड़ी नहीं करेंगे हम, लेकिन उसमें यह कहा था कि राज्य को यह निर्देशित किया जाता है कि उसे क्या करना है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 37 में यह निर्देश किया गया है कि राज्य को क्या करना है, राइट नाउ, कि विधि निर्माण करते समय इन्हें शामिल करना है। इस आधार पर इनके बीच समानता है, विषय वस्तु को लेकर के नहीं। विषय वस्तु कहां चली जाती है, आयरलैंड से। हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ध्यान रखिएगा, 1935 मत कर दीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा, ये न्यायालय के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं, बिल्कुल सही बात है, राइट। अरे भाई जब कोई डायरेक्ट यानी जब न्यायालय कोई फैसला दे रहा है तो भाई संविधान को ध्यान में रखते हुए देता है ना, कि संविधान का कौन सा क्या अनुच्छेद है। तो प्रस्तावना में जब बात कही जाएगी, राइट नाउ, तो उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात अगर करेंगे आप, या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करेंगे, तो आप नीति निर्देशक तत्वों में जाना पड़ेगा ना। तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत यानी उपयोगी है मार्गदर्शन के लिए। ये नागरिकों के मूलाधिकारों के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये भी बात सही है, राइट। कैसे है भाई, अब एक बात बताइए, आपको अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार दे दिया, ठीक है भाई, लेकिन आप गरीब आदमी हैं, आपके पास इतना पैसा है नहीं कि आप कोर्ट में जाकर के, और आप देख रहे हैं गरीब आदमी को 1 मिनट में धमका देता है जो पैसे वाला आदमी होता है, क्या बोलता है, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी, ठीक है ना, हाई कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक के दर्शन करा दूंगा तुझे, समझ में आया ना। इस तरह से धमका देता है वो, और वो अन्याय को सहन कर जाता है वहीं पर। क्यों सहन कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कोर्ट में जाएगा, राइट ना, वो सही है अपनी जगह और सामने वाला गलत है, फिर भी वो कोर्ट नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं जा रहा है, कोर्ट की फीस देनी पड़ेगी उसे, वकील की फीस देनी पड़ेगी उसे, अपना जो काम धंधा है वो छोड़ना पड़ेगा, तो बच्चे कैसे पलेंगे, उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए वो सोच लेता है कि ठीक है यार थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, वो तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कहां भाई आपके मूलाधिकार की पूर्ति हो पाएगी। आपको मूलाधिकार हो गया, लेकिन आपकी आर्थिक कमजोरी की वजह से, राइट, और आप उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब आपने क्या किया, 39 का जोड़ा, निःशुल्क विधिक सहायता, और ऐसा सिस्टम दीजिए ताकि ये लोग भी उसका लाभ उठा सकें, तो ये पूरक हो गया ना। यानी नीति निर्देशक तत्व वो माहौल बनाते हैं जहां आप अपने मूलाधिकारों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर वो माहौल ही नहीं होगा तो आप एंजॉय कहां से कर पाएंगे। ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई आपको अपनी पसंद का व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके यहां पर संरचना विकास नहीं है, तब आप क्या कर लेंगे, रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, राइट नाउ, इस तरह की अगर राज्य द्वारा इस तरह की आधारभूत संरचना विकसित नहीं की गई है, तो आप अपने पसंद का व्यापार व्यवसाय कैसे कर पाएंगे बताइए। आप कह रहे हैं कि मुझे अबाध भ्रमण का अधिकार है, अबाध भ्रमण कहां से करोगे भाई, अगर आपके पास रेलवे नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है, राइट नाउ, कैसे कर पाओगे अबाध भ्रमण, वो पड़ा रहेगा, राइट नाउ। तो यानी उनके लिए उस तरह का माहौल भी तो होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या हो गए, संपूरक हो गए। आ जाइए, तो 1 2 3 तीनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति में समाजवादी है। अब आपको समाजवाद का मतलब समझ में आ रहा है, यानी समाजवाद का मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब है अनुच्छेद 39 की धारा ख और ग। अनुच्छेद 39 की धारा ख ग क्या कहती है कि राज्य लोकहित में संसाधनों का समुचित वितरण करे, संसाधनों का समुचित वितरण करे। और क्या कहा है इसने, और दूसरी बात क्या कही है कि राज्य लोकहित के विरुद्ध संसाधनों के
संसाधनों के सकेंद्रण को रोके, सकेंद्रण को रोके, राइट। तो ये इस तरह, और तो इसके लिए एक पॉलिसी होगी ना, वो पॉलिसी क्या होगी, या तो लोकतांत्रिक समाजवाद की होगी या समाजवादी लोकतंत्र की होगी। तो शुरुआती दौर में आप क्या चल रहे थे, लोकतांत्रिक समाजवाद पर, और अभी ये दौर क्या है, समाजवादी लोकतंत्र का, राइट। तो आ जाइए, न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता देना। तो ये क्या हुआ, समाजवादी हुआ ना यार। उन लोगों को भी, यानी उन लोगों को भी न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, तो आप उन्हें पैसा दीजिए भाई, उस तरह का सिस्टम दीजिए, उनको निःशुल्क आप विधिक सहायता दीजिए, राइट। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आर्टिकल 39 का। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह पारिश्रमिक शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, राइट। तो श्रमिकों की उन्नति के लिए बात जो हो रही है, ये भी समाजवाद का ही हिस्सा है, समाजवादी तत्व हुआ ये। लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, तो ये भी आपके नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोग का सही कूट का जवाब देना है तो डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही सही हैं, राइट। फटाफट आंसर देते जाइए बेटा, मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी उसमें आ गए हैं विचार में। चलिए, विचारशील होना भी जरूरी है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना भी जरूरी है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए अच्छे से, राइट नाउ। ये सारी बातें आपके हित के लिए हैं, यानी आप किसी मुखालफत में न रहिए, यानी अपने आंख अपने कान खुले रखिए, खुले दिमाग से रहिए एकदम, राइट नाउ। आगे बढ़ते रहेंगे, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से किस या किन नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यानी 42वें संवैधानिक संशोधन से कुछ नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। जरा बताइए इसमें क्या क्या है। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को न्यून करना, राइट। तो जाहिर सी बात है, आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 जोड़ा था, राइट। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। जरा बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, राइट। यानी 1 2 3 तीनों ही सही हैं या कोई 2 सही हैं, यानी 2 का विकल्प है, केवल 1 का भी विकल्प दे रहा है, थर्ड, राइट नाउ। और तीनों ही विकल्प सही हैं, 1 2 3, राइट। तीनों ही विकल्प सही हैं। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या उत्तर होगा इसका। ओके कमल कुमार, आपने ऑफलाइन क्लास ली है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दो बेटा, क्या आंसर होगा इसका, रिस्पॉन्ड कीजिए। कहां खो गए। आई एम ऑडिबल विजुअल, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक, कहीं ऐसा तो नहीं कि आवाज बीच में रुक गई हो। जरा थंब देकर के क्लियर कीजिए, आई एम ऑडिबल एंड विजुअल। क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर दीजिए। यस, प्रश्न की स्क्रीन पर है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को न्यून करना। तो मैं आपको बता दूं कि यह भी आपके 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, यह भी आपका जोड़ा गया है। न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, यह भी आपके जोड़ा गया है 39 का। यानी तीनों के तीनों ही 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, ठीक है ना, क्लियर है आपका। 11 का डी प्रीति। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए फटाफट, शाबाश बेटा।
रिस्पॉन्ड ठीक से आप कर रही हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब बाकी लोग कहां चले गए हैं, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन हैं, 2 कथन दिए हुए हैं, इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है। क्या यह कथन सही है? भारतीय संविधान अपने नागरिकों से प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की अपेक्षा रखता है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? अब यह कह रहा है कि क्या ये दोनों कथन सही हैं या इनमें से कोई एक कथन सही है या दोनों ही कथन गलत हैं। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर। कमल कुमार डी, कौन से का डी आंसर दे रहे हैं कमल कुमार? जरा ये भी प्रश्न को भी साथ में लिखा कीजिए कि किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप। 11 का डी यानी 12 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो किसका उत्तर है ये? फटाफट आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब यहां ये पूछ रहा है 48 में यह उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान अपने नागरिकों से प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की अपेक्षा करता है। यह कह रहा है संविधान, यह नहीं कह रहा नीति निषेधक तत्व, संविधान कह रहा है। तो संविधान में भाग 4 का भी तो है मूल कर्तव्य, और जब मूल कर्तव्य में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है, मैंने अभी तो पढ़ाया था आपको, राइट, कि प्राणी मात्र के प्रति दया रखना, यानी 51 का जी है, जो यानी जी में जो मूल कर्तव्य दिया हुआ है उसमें प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की बात कर रहा है ना, और यह भाग आपके संविधान में है। अब यहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि नीति निषेधक तत्व, यहां वर्ड यूज नहीं किया उसने नीति निषेधक तत्व का, यहां क्या कहा है, संविधान वर्ड यूज किया है, तो संविधान में तो उल्लेख है, इसलिए 12 का क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। देखिए आप यहां पर आप झटका खा गए, राइट नाउ आप 12 का ए कर रहे हैं कि भाई दूसरा ये तो उसमें चला गया मूल कर्तव्य में, तो भाई मूल कर्तव्य भी तो संविधान में है, मूल कर्तव्य भी तो संविधान में है ना बेटा, और ये भी संविधान में है, ये भी संविधान में है, ये भी है, तो ये इसमें अनुच्छेद का उल्लेख कर दिया, इसमें अनुच्छेद का उल्लेख किया नहीं है, तो जानबूझ के कंफ्यूज किया है ना कि आप ए को टिक करें कि ये तो नीति निषेधक तत्व में शामिल नहीं है, ये तो मूल कर्तव्य में शामिल है, राइट। तो प्रश्न की भाषा पर जाना है कि प्रश्न किस तरह की भाषा यूज कर रहा है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या है, निम्नलिखित में से किन निकायों द्वारा राज्य के नीति निषेधक तत्व का पालन किया जाता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किसको फॉलो करना है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या उत्तर होगा इसका। 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए, क्या उत्तर होगा। अभी प्रश्नों की संख्या आधी भी नहीं हुई है, फटाफट आंसर दीजिए। अब डिस्कशन की उतनी आवश्यकता नहीं है, आई थिंक डिस्कशन हमारा इस लेवल पर हो चुका है, तो फटाफट आंसर दीजिए क्या क्या होगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, राइट, देना चाहिए, क्या होगा। यानी राज्य की कार्यपालिका को इन्हें अनुपालना करनी है, राज्य की विधायिका को इन्हें अनुपालना करनी है, संघ की कार्यपालिका को इसकी अनुपालना करनी है, जीवन बीमा निगम को इसकी अनुपालना करनी है, या और कोई भी निकाय दे दिया जाए उसको भी अनुपालना करनी है। इस तरह से वर्ड यूज किया जा सकता है। क्या होगा इसका उत्तर, फटाफट उत्तर दीजिए। कोई नहीं, गलत देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उत्तर दीजिए। सीधा स्क्रीन, ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 37 क्या कहा था, कहा यह था कि राज्य जब विधि निर्माण के लिए कदम उठाए, विधि निर्माण के लिए कदम उठाए तो भाग 4 के तहत जो ये नीति निषेधक तत्व दिए हैं, जब विधि निर्माण के लिए कदम उठाए
तो इन सिद्धांतों को शामिल करिए। ठीक है, अब यहां कह रहा है राज्य। अब इस राज्य का मतलब क्या है, तो आ जाइए, अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य का वही मतलब है, वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में है। और अनुच्छेद 12 में राज्य का मतलब क्या है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य का मतलब राज्य कार्यपालिका है, राज्य की विधायिका है, संघ की कार्यपालिका भी है। राइट, अब भाई बात आती है जीवन बीमा निगम की। राइट, तो उसमें लिखा हुआ है कि सरकार के अधीन निकाय, राइट, यानी जो भाई अन्य प्राधिकारी हैं जो सरकार के अधीन हैं। राइट नाउ स्थानीय प्राधिकारी बात की गई है और सरकार के अधीन, तो सरकार के अधीन भैया ये जीवन बीमा निगम है, ये भी तो आता है अन्य प्राधिकारी के तहत, तो ये भी आएगा। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। यानी अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी है, उस राज्य की परिभाषा में ये तीनों तो स्पष्ट तौर पर उल्लिखित हैं, लेकिन जीवन बीमा निगम है वो अन्य प्राधिकारी के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन के अनुसार ये जीवन बीमा निगम भी राज्य माना जाएगा। पॉइंट की क्लैरिटी है। अगर आंसर आज गलत होगा तो ये भविष्य में कभी गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज अगर आप गलत कर रहे हैं तो आगे गलत नहीं होगा। राइट नाउ, इसलिए आंसर देते जाइए। ठीक है ना, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। जो नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है वो कौन से हैं, फटाफट आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। अब जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। अब इसमें से कौन से हैं जो नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं और कौन से हैं जो नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं हैं, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा। तो देखिए, आ जाइए, आप लोग फंस रहे हैं आज और इसीलिए आंसर नहीं दे पा रहे हैं। सर, कुछ बालक आंसर ही नहीं कर रहे हैं, डरते हैं कहीं गलत ना हो जाए। कोई बात नहीं, अब मैं तो कह रहा हूं कौशिंद्र कुमार कि सब लोग उत्तर दीजिए। राइट, क्योंकि यहां अगर गलत होगा तो आगे आपका सही होने, यानी आगे आप गलती नहीं करेंगे। लीला बघेल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राइट, अगर यहां आपसे गलती हो रही है तो आगे गलती नहीं होगी। राइट, और अगर यहां आप चुप रह गए तो भविष्य में फिर गड़बड़ होने की संभावना है। सर, मैं पॉलिटी पहली बार आपसे ही पढ़ी हूं और अपने डीएसपी में वेट करते रह गए। अच्छा बेटा, डीएसपी में तो कहां पढ़ी है बेटा प्रीति सिंह आप मुझसे? ये वाला सेगमेंट कहां पर क्लास की है आपने? कौन से वाले बैच में आपने क्लास की है, कहां पर की है प्रीति सिंह? मोहम्मद कादिर 14 का सी। ओके, आ जाइए। तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, अभी मैंने पीछे आपको बताया ही था। राइट नाउ, तो पहला वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये भी इसका हिस्सा है। राइट, अब आ जाइए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये नहीं है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, ये भी नहीं है। ये किसमें है? ये है आपके भाग 4 क में, आपके किसमें है? मूल कर्तव्यों में है। किसमें? मूल कर्तव्यों में, मूल कर्तव्यों में है। और ये किसमें है? आपके भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में है। किसमें है? नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी बी आंसर होगा इसका। क्या होगा? बी आंसर। तो ये मूल कर्तव्यों में शामिल हैं।
यूपीपीसीएस अपनी पाठशाला ऐप, ओके। चलो कोई नहीं बेटा, नो कमेंट फॉर दिस राइट नाउ। अब इसके लिए मैं कमेंट नहीं कर सकता यहां। चलिए आगे बढ़िए। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। क्या होगा? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? यस। और जरा इसको शेयर भी कीजिए बेटा, सेशन को अपने सभी सहपाठियों के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिए। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में किया गया है? भारतीय संविधान के किस अंग में? अब देखो बेटा, मैं आप लोगों को यह बोलता चला आ रहा हूं कि थंबनेल आपकी पहले से ही क्लियर है कि आज हम इस टॉपिक पर कराएंगे आपको एमसीक्यूज के माध्यम से, तो उसका प्रॉपर आपको रिवीजन करके आना चाहिए था। ओके बेटा प्रीति जी, नहीं उसमें नहीं हुआ था बेटा, ये नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं यानी फंडामेंटल राइट्स और नीति निदेशक तत्व, देखिए होता क्या है कि आपका जो सिलेबस है वो इस तरह से है। ये हो गई आपकी पॉलिटी, ये हो गया आपका गवर्नेंस, और ये हो गया आपका सोशल जस्टिस। तो जब मैं सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा तभी तो नीति निर्देशक तत्वों को बेस बना करके पढ़ाऊंगा। जब आपको सोशल जस्टिस वहां पर मैंने पढ़ाया ही नहीं राइट नाउ, तो फिर ऐसे पढ़ाने का क्या मतलब रह जाता है राइट नाउ। तो सोशल जस्टिस अलग से है ना टॉपिक आपका, तो सोशल जस्टिस का ग्राउंड क्या है राइट नाउ। तो मूलतः तो आप कहां जाएंगे? आप नीति निर्देशक तत्व में ही जाएंगे ना उसके लिए, और आपके फंडामेंटल राइट्स की भी कुछ विषय वस्तु को उसको आधार बनाएंगे। संविधान के फिर कुछ और अनुच्छेद हैं जिसको आधार बनाएंगे राइट नाउ। सेम द गवर्नेंस। तो मेरी पूरी क्लास का मतलब है कि पॉलिटी पूरी मुझसे हो, गवर्नेंस मुझसे हो और सोशल जस्टिस मुझसे हो। अगर ये तीनों सेगमेंट हो गए तो गारंटी है कि प्री का कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा प्री का, और ना ही मेंस का कोई प्रश्न बाहर जाएगा, कोई कारण नहीं बनता है राइट नाउ। 200 है, 200 में से 60% अंक 6 दूनी 12, 120 अंक से कम नहीं आएंगे, गारंटी है इस बात की। और जो लोग हमसे किए हुए हैं और जिन्हें मौका मिला है एग्जाम देने का, उनके इतने अंक आए हैं और प्रत्यक्ष लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। चलिए, तो भारतीय संविधान के किस अंग के भाग हैं भाई? ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, 6वीं अनुसूची, तो नीति निर्देशक तत्व में है, यानी कि भाग 4 में है। ये आपके किस में है? भाग 4 में। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किसमें दिया हुआ है? भाग 4 क में, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में। मैंने अभी आपको बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सही क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल प्रीति बेटा। और जो वहां नहीं हुआ है या दूसरी जगह, भाई होता क्या है कि प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपने हिसाब से चीजों को गवर्न करते हैं वो, तो इसीलिए तो इस प्लेटफॉर्म को हमने लॉन्च किया है राइट नाउ, ताकि समग्रता में हम न्याय दे सकें। तो पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एथिक्स हो गया, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से राइट नाउ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसेंटली आपको क्लास मिलने वाली है बहुत जल्दी ही, और वो एप्लीकेशन पे मिलेगी। जिगीसा आईएएस यथाशीघ्र एप्लीकेशन लॉन्च होगा और उसमें यूपीएससी का जितना सेगमेंट में पढ़ाता हूं वो मॉड्यूल आधार पर आपको उपलब्ध रहेगा। जैसे पॉलिटी की क्लास है तो प्री कम मेंस का रहेगा पूरा का पूरा उसमें राइट, सिर्फ मेंस का रहेगा, मेंस की टेस्ट सीरीज का रहेगा। ठीक इसी तरह से सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, एथिक्स हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, जो बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो एक इंटरसेक्शन लिंकेज होकर के, प्लस उसके साथ जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है और आपकी इकोनॉमी है, तो उसके लिए कमिटेड फैकल्टीज भी, वो भी मॉड्यूल रूप में उपलब्ध कराएंगे सुविधा के तौर पर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनसे पढ़िए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं।
मुझसे अच्छा लगता है तो मुझसे पढ़िए, पूरे कोर्स की हम फीस ही नहीं रखेंगे, हम तो मॉड्यूल रखेंगे, जैसे जैसे मॉड्यूल पढ़ते जाएं वैसे वैसे आप फीस अदा करते जाइए। इस तरह का हम कुछ मॉडल शेड्यूल कर रहे हैं। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्वेश्चन रिपीट नहीं है। जरा दूसरा पढ़िए अब इसका। दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। प्रावधान है कैसे नहीं? 48 में चले जाइए, क्लियरली लिखा हुआ है भाई, राइट नाउ, कि दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा राज्य, राइट नाउ, गाय और बछड़े, राइट नाउ, और दुधारू पशुओं की बात की गई है, तो स्पष्ट है, और यह कह रहा है कि नहीं है, तो यह गलत हो गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है, इसकी मैं व्याख्या कर ही चुका हूं, तो न तो एक सही है ना दो सही है। अब जरा इस टैगलाइन को जरूर समझ लीजिए क्या है, यानी कौन से सही हैं, तो सही की बात कर रहा है, तो इसमें ना तो ये सही है ना ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। 16 का डी। एक्सीलेंट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि यूपीएससी के प्रश्न केवल लक्ष्मीकांत पढ़ करके या फैक्ट बेस्ड चीजों को पढ़ करके सॉल्व नहीं किए जा सकते जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बिना, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बिना यूपीएससी के प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकते। ये डैम श्योर है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको जरूर होनी चाहिए, और उसके लिए एनसीईआरटी मूल आधार है। एनसीईआरटी को पढ़िए बेटा बहुत अच्छे से, राइट नाउ। आपको कहीं से भी आपने कोचिंग ली हो, चाहे ऑनलाइन ली हो या ऑफलाइन ली हो, अब उसमें रोना धोना मत कीजिए कि हाँ आपके साथ अन्याय हो गया या आपका कोर्स नहीं हुआ या कम हुआ। छोड़ दीजिए उसको, जो हो गया उसको छोड़िए। अब आप कंसंट्रेट कीजिए अपने आप पर, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, सिलेबस उठाइए, राइट, और एनसीईआरटी को उठाइए और प्रॉपर स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आपको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट नाउ। बस अपने आप में खोजिए, अपने आप पर कंसंट्रेट कीजिए, राइट। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है? जरा बताइए। समाजवादी सिद्धांत, निःशुल्क विधिक सहायता, अभी मैंने आपको बताया था, यह है ही, राइट। ग्राम पंचायतों का गठन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अब जरा बताइए इन तीनों में से क्या होगा? 17 का ग्राम पंचायत का गठन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर का, अब देखिए ग्राम पंचायत का गठन है वो किसके लिए माना जाता है? ये तो गांधीवादी माना जाता है, समाजवादी तो नहीं माना जाता है। ये कैसा है आपका? गांधीवादी है। और अगर आप नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं तो ये आपका उदारवादी हो गया। क्या हो गया? उदारवादी हो गया। तो निःशुल्क विधिक सहायता यानी केवल एक सही है। क्या सही है? केवल एक सही है, राइट नाउ। मोहम्मद कादिर किसका उत्तर दे रहे हैं बेटा? डी किसका बता रहे हैं आप? 17 का। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर केवल एक सही है, निःशुल्क विधिक सहायता। यह किस में आएगा? समाजवादी उसमें आएगा। पीछे भी मैंने आपको बताया है। ग्राम पंचायतों का गठन है, यह गांधीवादी में आएगा। और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, यह उदारवादी में आता है। किस में आता है? उदारवादी, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यानी लिबरल प्रिंसिपल्स में आता है। ये लिबरल प्रिंसिपल में आएगा, ये गांधीवादी प्रिंसिपल में आएगा, और ये किस में आएगा? आपका समाजवादी प्रिंसिपल में आएगा। तो केवल एक सही है, एक को टिक करेंगे आप। यहां पॉइंट की क्लैरिटी है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। चलिए, अब ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिट क्या है? आ जाइए। परमादेश साधारणतः प्रशासनिक प्राधिकारियों को संबोधित होता है। परमादेश,
परमादेश साधारणतः प्रशासनिक प्राधिकारियों को संबोधित होता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों को नियंत्रित करता है। क्या यह कथन सही है? सही कथन का पता लगाना है। दूसरा, परमादेश कार्रवाइयों को खारिज कर देता है, परमादेश खारिज कर देता है, तथा उत्प्रेषण विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। तो ध्यान से आप समझिएगा, रिट के बारे में कहा है और रिट को लेकर के आपको उत्तर देना है कि रिट का उत्तर क्या होगा। समझिए, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। अब उनमें से एक परमादेश जो रिट है, यह क्या कहती है? परमादेश रिट कहती है कि लोक पदाधिकारी जो है, कौन? लोक पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो इस रिट के माध्यम से उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है कि हम आदेशित करते हैं कि आप यह काम करोगे। राइट नाउ, यानी लोक पदाधिकारी को उसके कर्तव्य की अनुपालना के लिए इस रिट के माध्यम से बाध्य किया जाता है। और इस रिट का जारी होने का मतलब है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर अब अवमानना का मामला बनेगा, यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला बनेगा उसके विरुद्ध। अब उसकी मुसीबतें इतनी बढ़ जाएंगी, ये रिट जारी होने के बाद भी अगर उसने अपना काम नहीं किया तो उसकी मुसीबतें इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी कि वो सोच नहीं सकता। राइट नाउ, दैट इज द थिंग्स। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि परमादेश साधारणतः प्रशासनिक पदाधिकारियों को संबोधित होता है, ये यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालयों और अधिकरणों को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो देखिए, उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये किसके लिए होता है? न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका के विरुद्ध, न्यायपालिका के विरुद्ध, यानी जब सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो हाई कोर्ट सहित सभी न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध होगा, और जब हाई कोर्ट जारी करेगा तो उस राज्य के जितने भी न्यायिक पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध जारी करेगा। तो प्रतिषेध क्या कहता है कि आप अपनी क्षेत्राधिकार से बाहर काम मत कीजिए, मना कर रहा है न्यायालय को, प्रतिषेध। और उत्प्रेषण क्या है कि अगर उसने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम कर दिया है तो काम सहित मामले को अपने अधीन ले आता है। तो यानी प्रतिषेध है ये पूर्ववर्ती कार्रवाई है और उत्प्रेषण है ये उत्तरवर्ती कार्रवाई है, यानी न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर दिया है तब ये हो गया तो उत्तरवर्ती हुआ, और अभी उसने काम किया नहीं है, काम करने वाला है, यानी अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने वाला है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने वाला है, तो प्रतिषेध हो गया। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। परमादेश कार्रवाइयों को खारिज करता है? नहीं, खारिज नहीं करता है कार्रवाई को, वो ये कहता है तुम काम करो। तो ये स्टेटमेंट यहां तक गलत हुआ। अब आइए, उत्प्रेषण विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाता है? नहीं भाई, उत्प्रेषण क्या कह रहा है कि मामले को अपने अधीन ले आता है वो। राइट, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। राइट, तो केवल क्या होगा इसमें? सही आंसर क्या होगा? इसने पूछा सही है तो सही है केवल एक। क्या होगा? केवल एक सही है, ए आंसर होगा। अब देख रहे हैं बेटा, आते हुए भी प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, आंसर गलत हो रहे हैं। कोई नहीं, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब आपने जो ऑनलाइन किया है उस वीडियो को जाकर के देखिए, ऑफलाइन किया है तो आप अपने नोट्स को जाकर के देखिए। राइट, और कुछ नहीं तो जो कुछ मैंने आपको यहां समझाया है इसको आत्मसात कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट की क्लैरिटी है? चलिए आगे बढ़िए। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या है ये? भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया है और 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 32 की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। धारा 1 क्या कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है तो सभी को, जिसका भी हुआ है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार होगा, यह गारंटी दी गई है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जब अनुच्छेद 32 की धारा 2 कहती है कि जब न्यायालय के पास इस तरह का
कोई आवेदन आएगा तो अब क्या करेगा वो, न्यायालय उसको निर्देश दे सकता है उस मामले में आदेश पारित कर सकता है, या 5 प्रकार की रिटों में से कोई रिट जारी कर सकता है। यह अनुच्छेद 32 की धारा 2 कहती है। अब 32 की धारा 3 क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त शक्तियों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को डिस्टर्ब किए बिना, यानी उसको प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, यानी उसकी शक्ति में कमी किए बिना संसद अगर चाहे तो अन्य न्यायालयों को रिट जारी करने की अधिकारता दे सकती है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकारता है वही अधिकारता किसी अन्य न्यायालय को दे सकती है कानून के माध्यम से। धारा 4 क्या कहती है कि संविधान द्वारा उपबंधित प्रावधानों के सिवाय इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा। ये हैं आपकी 4 धाराएं अनुच्छेद 32 की। अब जरा आ जाइए इसमें क्या कहा है। यह मूलाधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्रवर्तन का अधिकार हो गया, राइट। इस उपबंध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, यह भी सही है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता, यह स्टेटमेंट गलत है। यानी निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जाती है। लिखा हुआ है ना उसमें, आपात की उद्घोषणा जब की जाएगी तो अनुच्छेद 359 के तहत, राइट। उसमें क्या कहा है कि जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रभाव में रहेगी और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उसे मूलाधिकार को निलंबित करना है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता, लेकिन 32 का निलंबन हो सकता है। लेकिन यह कह रहा है कि निलंबित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुच्छेद 32 की धारा 4 कह रही है कि अन्यथा उपबंध को छोड़ करके निलंबित नहीं किया जा सकता। और अन्यथा उपबंध क्या है? अनुच्छेद 359। पॉइंट की क्लैरिटी है? तो ये सी, इस उपबंध के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दे सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट की क्लैरिटी है? चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा। आज कुछ कठिन प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों के सामने, इसलिए आंसर नहीं आ रहे हैं, राइट। तो ये तो गलत बात है। कठिन से भागना नहीं है, राइट। कठिन से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न तो आपको जब पहले ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो 26 मई को क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्यों नहीं पूछे जा सकते? अगर आप इन प्रश्नों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो 26 मई को आने वाले प्रश्नों का सामना कैसे कर पाएंगे? यह विचार का प्रश्न है। इसलिए कल जब आप क्लास में आए तो नोट्स का अच्छे से रिवीजन करके आए, राइट। और जो ऑनलाइन क्लास ली है तो वीडियोस का अच्छे से रिवीजन करके आए। थंबनेल ऑलरेडी पहले से हमारी क्लियर रहती है। अभी मूलाधिकार और नीति निषेधक तत्वों को मिलाकर के एक सेशन और जाएगा कल का, क्वेश्चंस को लेकर के। फिर हम संघ की कार्यपालिका पर जाएंगे। किस पर? संघ की कार्यपालिका पर। पॉइंट की क्लैरिटी है? कल इस पर एक और सेशन लेकर के आएंगे हम शाम को 8:15 बजे, ठीक है ना। आज जितना हो रहा है उसको देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? आ जाइए। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचार के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचार के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? 20 का, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। मैंने बहुत बार कहा है, अनुच्छेद 32 है आपका, तो अनुच्छेद 32 ये भी कहता है और अनुच्छेद 32 के बारे में ये भी है। तो ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अनुच्छेद 32 की धारा 1 क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति के इस भाग में
यानी इस भाग का मतलब भाग 3 में जो मूलाधिकार दिए हुए हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार रखता है।